प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अकील आप लोगों के सामने एक बार फिर से इतिहास क्लास 11 कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बेहतर नंबर आए तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके अलावा और भी जो कुछ बच्चे हैं उसे भी एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। प्यारे बच्चों, मैं इस नोट्स को बारीकी से आपको अच्छे से समझाऊंगा और फिर इन सभी पॉइंट के बाद जो आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका हिस्सा शामिल था। ठीक है, रोम साम्राज्य जो है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कितने में बच्चों? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। पहला क्या है? यूरोप। दूसरा क्या है? पश्चिम एशिया। तीसरा क्या है? उत्तर अफ्रीका। तो ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था जो रोम के बारे में जानकारियाँ देती हैं। इन 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। आप जानते हैं जैसे भारत है हमारा, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ऐसे रोम साम्राज्य है, वो रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था इनका। तो अब हम रोम साम्राज्य की जानकारी को प्राप्त कैसे करेंगे? हमारे पास कौन कौन सा स्रोत है, किस किस के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों, रोम साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो पहला है पाठ्य सामग्री। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या हमारा पाठ्य सामग्री है, उसके बाद आता है हमारा प्रलेख या दस्तावेज़, तीसरा हमारा क्या है भौतिक अवशेष। इन तीनों के माध्यम से रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है जो हम इन सभी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पाठ्य सामग्री के अंदर में सबसे पहला हमारा आता है वर्ष वृत्तांत। क्या होता है? देखिए, वर्ष वृत्तांत क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पत्र, फिर व्याख्यान और प्रवचन, कानून, इन सभी चीज़ों के माध्यम से रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है। फिर आता है प्रलेख या दस्तावेज। ये पेपायरस पर लिखे गए हैं और भौतिक अवशेष जिसमें इमारतें, बर्तन, सिक्के, इन सभी चीज़ों के ज़रिए से रोम साम्राज्य की जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब देखिए, इसमें जो हमारा जो सबसे एक पॉइंट था जिसका जो नाम था वो रोम साम्राज्य के जो जानकारी के स्रोत थे, इसमें वर्ष वृत्तांत। ये क्या होता है? तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या है, ये समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष का मतलब मालूम आपको क्या होता है? प्रति वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, अब पेपायरस क्या है? पेपायरस क्या है? पेपायरस जो है ये एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री, जितने भी लिखने का काम होता था वो इसी के द्वारा ही किया जाता था। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल, ठीक है बच्चों, क्या आरंभिक काल? रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, प्रथम सम्राट का अगस्टस जो 27 ईसा पूर्व से अगस्त ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं ना आपका प्रिंसिपेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स से एग्जाम में पूछ लेते हैं। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था और निरंकुश शासक भी नहीं था। ठीक है बच्चों। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। कितने थे? 3 थे। पहला का नाम क्या था? सम्राट। ठीक है बेटा, सम्राट था। दूसरा था अभिजात वर्ग। ठीक है जी, क्या था? अभिजात वर्ग। ठीक है। और जो तीसरा था वो था सेना। ठीक है, सेना थे। इसके बाद
प्रांतों की स्थापना हुआ और उसके बाद सार्वजनिक स्नानगृह भी हुए। अब देखिए जो रोम साम्राज्य है, रोम साम्राज्य के जानकारी हमें मिली मध्यकाल यानी कि तीसरी शताब्दी का संकट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस वाले पॉइंट को आप तो बिल्कुल भी भूलना मत, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आना तय है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं मध्यकाल यानी कि तीसरी शताब्दी का संकट। प्रथम और द्वितीय शताब्दी कैसा रहा? शांति रहा, यानी कि पहला और दूसरा जो शताब्दी था वो बिल्कुल शांति रहा, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। समृद्ध और आर्थिक विस्तार की प्रतीक भी मानी जाती थी। ठीक है, तीसरी जो शताब्दी तनाव भरा हुआ, तनाव उभरा उसमें जब, और ये तनाव कब उभरा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब ईरान के ससानी वंश, कौन से भाई? ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। क्या क्या क्या? बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजाति, कौन से मूल की भाई? तो जर्मन मूल की जनजाति फ्रैंक, ठीक है बच्चों, फ्रैंक, एलमनाई और गोथ ने रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई, यानी कि वहाँ खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। और उसके बाद बेटा क्या होता है कि 47 वर्षों, कितना बेटा? 47 वर्षों में 25 सम्राट बन गए, बताओ, यानी कि 47 वर्षों में 45 सम्राट बन गए। इससे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। ये जो सारे पॉइंट जो बेटा ऊपर में आपके हैं, ये सारा अगर आप एग्ज़ाम में अगर लिख दिए ना, तो सच बता रहा हूँ आपको, ये जो सारा पॉइंट अगर आपने लिख दिया ना, ये जो जितने भी टोटल पॉइंट है, ये सारे आपके एग्ज़ाम में बहुत बेहतर नंबर आएगा आपको। ये सारा पॉइंट गज़ब के हैं, तो इसे आप ज़रूर समझ ले, इसे पढ़ ले और इसे कॉपी में ज़रूर नोट कर ले। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। अब जो हमारे सामने आ रहा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा बेटे। प्रवर्ती पुराकाल क्या है? प्रवर्ती पुराकाल चौथी से सातवीं शताब्दी। ठीक है, कहाँ से? चौथी से सातवीं, ठीक है, 4 से 7। ठीक है बच्चों, डायक्लिशियन का शासन जो रहा वो 284 से 305 ईस्वी तक शासन रही। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंटाइन शासक। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, ईसाई धर्म, ठीक है, क्या? ईसाई धर्म राजधर्म, सॉलिड सोने का सिक्का और कुस्तुनतुनिया राजधानी इसकी बनाई गई, व्यापार का विकास हुआ और स्थापत्य कला। तो ये जो सारे का सारे जो पॉइंट जो बेटा मैंने बताया ना, ये प्रवर्ती पुराकाल के हैं। ठीक है, अब देखिए रोम साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति, ठीक है, ये सबसे बड़ा बहुत महत्व रखता है, ध्यान रखिएगा किसी भी टॉपिक में। ये रोम साम्राज्य में लिंग की व्यवस्था कैसी थी, साक्षरता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी। तो मैं बता दूं कि रोम साम्राज्य में एकल परिवार का समाज का चलन था, यानी कि वो सिंगल परिवार ही वो लोग का चलन थे उन लोग उस समय। महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, यानी कि जो महिलाएं थी उसकी स्थिति बेहतर थी। संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी भी अधिकार था। काम चलाओ साक्षरता, यानी कि मतलब इतने तो वो लोग पढ़े लिखे होते थे जो उनका काम धाम आसानी से चल सकता था। और संस्कृति जो थे उनके विविधता होना, यानी कि बहुत सारे संस्कृतियों की उसकी लेन देन होती थी। अब देखिए रोम साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया। तो रोम साम्राज्य के बारे में, रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। देखिए किसी भी साम्राज्य में अगर वहाँ की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगा तो सिंपल सी बात है वो साम्राज्य भी अपने आप को विस्तार करेगा। तो यहाँ पर जो इनकी आर्थिक थी ना, वो बहुत ही मजबूत थी यहाँ पर, और जिसकी वजह से इसका विस्तार होता हुआ जा रहा था। बंदरगाहें, खाने, खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना, तो ये सारी चीज़ें एक विस्तार की ओर प्रतीक करता है और उस तरफ इशारा करता है कि किस प्रकार से ये विस्तार था। ठीक है बच्चों,
और इसके अलावा है असाधारण, ठीक है, क्या है, असाधारण उर्वरता के क्षेत्र का होना, सुगठित वाणिज्य व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप का प्रयोग। देखिए उस समय भी बैंकिंग की व्यवस्था थी, धन का प्रयोग सही तरीके से करते थे। तरल पदार्थ की धुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा का, ये एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है अक्सर, एम्फोरा क्या है या एम्फोरा से क्या अभिप्राय है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। तो जितने भी जो मतलब जो तरल पदार्थ जो लिक्विड होती थी उनकी धुलाई, मतलब उसे जो ले जाने का जो काम करते थे, जिन कंटेनरों में लेके आते थे, लेके जाते थे ना, उसी को एम्फोरा का नाम दिया गया, ठीक है। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल, यानी कि स्पेन के अंदर में जब जैतून का तेल उत्पाद होता था तो उस तेल को ड्रेसल 20 नाम कंटेनर में ले जाया जाता था। एक मतलब कंटेनर थे, उसका नाम था ड्रेसल 20, उसमें इन तेलों को यानी कि जैतून के तेल को लेकर जाया जाता था। अब देखिए रोम साम्राज्य में श्रमिक पर नियंत्रण किस प्रकार से थे। दास्ता की मजबूत, किसकी भाई, दास्ता की मजबूत जड़ें पूरे रोम समाज में फैली हुई थी। कहाँ तक फैली हुई थी, पूरे रोम से। अब मान लीजिए ये रोम है, ये पूरा एरिया रोम का है, तो इस पूरे एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दासों की संख्या थी। देखिए इटली के अंदर में 75 लाख लोगों की आबादी है। अब उनमें से जो 30 है वो किसकी संख्या है, दासों की संख्या है, ठीक है। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। जो दास थे ना उनको पूंजी निवेश करने का दर्जा प्राप्त था। उच्च वर्ग के लोग द्वारा श्रमिक एवं दासों के कर्तव्यपूर्ण व्यवहार किया जाता था, मतलब अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं करते थे उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। ग्रामीण लोग ऋणग्रस्त से जूझ रहे थे, मतलब वो कर्ज से जूझ रहे थे, वो जो ग्रामीण के लोग थे ये काफ़ी, ठीक है बच्चों। और अगला हमारा पॉइंट है दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित होता था। जैसे आप जानते हैं ना, जब कभी कभी जब हम किसी से जो हमारे नीचे होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनसे साथ जब जाते हैं तो कभी कभी उनको देखकर एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे देते हैं या उनसे प्यार से अच्छे से बातचीत करते हैं। तो ऐसा उस समय नहीं था, बस हिसाब किताब क्या उसी पर आधारित होते थे। रोम साम्राज्य में सामाजिक श्रेणी प्रारंभिक राज्य, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी अच्छा पॉइंट है। रोम साम्राज्य में जो है किस प्रकार से, किस तरीके से साम्राज्य में सामाजिक श्रेणी थी। तो सेनेटर अश्वरोही, ठीक है, सेनेटर अश्वरोही, जनता का सम्मानित वर्ग, ठीक है, फुहर और नियंत्रण वर्ग और दास, ठीक है। प्रवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग और निम्नतर वर्ग, ठीक है। भ्रष्टाचार और लूट खसोट भी उस समय थे। तो ये सारे के सारे प्रारंभिक राज्य में इसकी श्रेणियाँ थी, ठीक है बच्चों। अब देखिए रोम साम्राज्य में पूरा काल की विशेषता क्या क्या है, ये एक बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा बच्चे। रोमवासी जो थे वो क्या थे, रोमवासी बहुदेववादी थे। क्या थे भाई, बहुदेववादी थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे देवी देवताओं को पूजा करते थे उस समय, ठीक है। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था, समझ गए। यहूदी जो थे वो रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। सम्राट डायोक्लेसियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना, यानी कि ये जो सम्राट थे डायोक्लेसियन, इन्होंने क्या किया, सीमा पर जो है वो किला बनाना शुरू कर दिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म के राजधर्म बनाने का भी इन्होंने निर्णय ले लिया, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ज़रिए से इनके ये रोम साम्राज्य में पूरा काल की विशेषताएं हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या होता है कि साम्राज्य के पश्चिम भाग में, ठीक है, जो साम्राज्य है रोम साम्राज्य है उसके पश्चिम भाग में उत्तर से आने वाले समूह गोथ, बैंडल तथा लोम्बाई आदि ने बड़े प्रांतों पर क्या किया, कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित इन्होंने कर दिया। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, जो सेना का काम अलग होगा, जो असैनिक होंगे उसके काम अलग होंगे, इस प्रकार से हुआ। और
फिर इस्लाम का विस्तार। ठीक है, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति इस्लाम का विस्तार हुआ। ठीक है, रोम साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की विशेषताएं। ठीक है बच्चे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रोम साम्राज्य की सैनिक प्रबंध की विशेषता क्या थी, या रोम साम्राज्य में सैनिक प्रबंध कैसी थी। तो रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण एक संस्था थी। ठीक है, व्यवसायी सेना भी थे जो कामकाज के लिए कार्य करते थे। सेवा करने की अवधि निश्चित होना, जो भी सेना होंगे इसकी जो कार्य होगी उसकी जो अवधि होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी, फिक्स होगा। सबसे बड़ा एकल निकाय था। सेनेट में सेना का डर था और मतभेद होने पर गृहयुद्ध हो जाता था। आंदोलन व विद्रोह। ठीक है बच्चों, और शासक अथवा सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति भी। तो ये सारे जो पॉइंट जो मैंने बताया अभी आपको, ये रोम साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की विशेषताएं थी। ठीक है, अब दास प्रजनन का क्या अर्थ है बच्चे? तो दास के बारे में देखिए, गुलामों की संख्या बढ़ने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बन जाते थे। मतलब अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, अब उनके कामकाज कौन करेगा? अब वो जो सारे गुलाम हैं, अगर उनके बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा? जो 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 बड़े लोग हैं, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उसका सेवा करने के लिए इनके बच्चे भी फिर बड़े होंगे तो फिर वो बच्चे भी सेवा कर सकते हैं। इस तरह की इनकी दास की प्रजनन होती थी। देखिए, दास श्रमिकों के साथ समस्या क्या क्या थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा। रोम में सरकारी रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुयात प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था, तो इसलिए मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। यानी कि जो समस्या ये थी कि जो दास श्रमिक थे, अगर उनको सरकारी कामों में किसी में भी अगर उसको रखेंगे तो उसको खाना पीना रहना सहना ये सब चीज़ देना पड़ता था, तो वो महंगा पड़ने लग गया। फिर उसने कहा कि क्यों नहीं ऐसा मज़दूर ले जो आज काम करे और फिर अपने घर को चला जाए, जो उसकी मज़दूरी होगी वो मज़दूरी उसको मिल जाएगी। तो इससे उनको क्या होता था कि कम पैसे में उसका काम हो जाता था। वेतनभोगी मजदूर सस्ते पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा भी जा सकता था कि आज उसको काम किया तो उसके बदले में उसको पैसे दिए, अन्यथा उसको छोड़ दिया। फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो उनको बुला लिया गया, ऑफिस से काम करके फिर से छोड़ दिया जाता था। रोम साम्राज्य में श्रम प्रबंध की विशेषताएं क्या थी? ये भी एक अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है, इसे अच्छे से आप इसको लर्न करिए, इसे पढ़िएगा अच्छे से। देखिए, दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। भाई सिंपल सी बात है, जो उनके अंडर में होंगे, जो उनके पास होंगे, उसका रहना सहना, खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल भी करना, तो वो एक उनको महंगा पड़ने लग गया। उसने कहा कि उन्हें इसको मुक्त कर दिया जाए ताकि हमें छुटकारा मिल जाए, इससे खाने पीने की समस्या हमसे ख़त्म हो जाए। अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मालिक गुलाम अथवा मुक्त हुए गुलाम को अपनी ओर से व्यापार चलाने के पूंजी यहाँ तक कि पूरा कारोबार भी सौंप देते थे। मुक्त तथा दास दोनों प्रकार श्रमिक के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण तो आपको पता ही होगा। निरीक्षण के सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में भी बांट दिया जाता था, यानी कि छोटे दलों में उसे विभाजित कर दिया जाता था।
श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए थे जिसमें ये पता लगा सके कि कौन काम कर रहा है और कौन काम कम कर रहा है या काम चोरी कर रहा है, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से समूह बनाए गए ताकि उनको पता चल सके। अगला बेटा टॉपिक है बेटा अश्वरोही यानी कि इक्वाइट्स। ये क्या है बेटा? ये भी 1 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ये नाइट वर्क की परंपरागत रूप से दूसरा सबसे शक्तिशाली धनवान समूह था। मूल रूप से वह ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाने लगा। अश्वरोही, देखिए अश्वरोही इक्वाइट्स या नाइट वर्क की विशेषताएं क्या है? सेनेट, ठीक है भाई, सेनेटरों की तरह अधिकार नाइट क्या थे? अधिकतर नाइट ज़मींदार होते थे, ठीक है। जैसे सेनेटरों की तरह जो है वो, जैसे सेनेटर है वो ज़मींदार होते थे, ठीक उसी तरीके से नाइट वर्क भी जो थे वो नाइट भी ज़मींदार होते थे। ये सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक भी, व्यापारी भी और साहूकार, मतलब साहूकार बोले तो बैंकर, जो पैसे लेन देन करते हैं देते हैं होते थे, यानी वह व्यापारिक क्रियाकलापों में शामिल रहते थे। इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग माना जाता है, ठीक है, इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग माना जाता है जिनका संबंध महान घरानों से था। तो प्यारे बच्चों, तो ये आज का जो है हमारा जो टॉपिक हो गया है यहाँ पर पूरा कंप्लीट, जो हमने इसे अभी अच्छे से हम लोगों ने इसे पढ़ा है। तो ये चैप्टर के बाद आपके इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो। ये तो सारे मैंने आपको जो चैप्टर है इसकी पूरी समरी मैंने आपको बता दिया है ताकि आप इसे अच्छी तरीके से जान सको, ठीक है बच्चों। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे और भी पार्ट्स बाकी है जो कराने हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सकता है।